सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान 9th क्लास में लेसन नंबर 3 चुनावी राजनीति इस पाठ के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अपन अगली वीडियो में मैंने बताया था चुनाव क्या है, चुनाव से क्या तात्पर्य है, चुनाव की आवश्यकता क्यों है, इन सब पॉइंटों के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। चुनाव एक नियमित समय के अंतराल पर जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों की चुनने की एक प्रक्रिया है। एक नियमित समय के अंतराल के बाद, जैसे अपने यहाँ होते हैं ना 5-5 साल में, तो नियमित समय के अंतराल के बाद जनता को अपने प्रतिनिधियों की चुनने की एक प्रक्रिया है चुनाव। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है एक नियमित समय के बाद। जैसे 5 साल के बाद अपने यहाँ भारत में जो चुनाव प्रणाली हो, 5 साल के बाद जब अपन चुनाव कराते हैं और चुनाव प्रणाली सही रूप ढंग से करवाते हैं। चुनाव की आवश्यकता चुनाव की आवश्यकता क्यों है? जनता अपने लाइक अपने पसंद के प्रतिनिधियों को चुनती है। उन प्रतिनिधियों को हटाने के लिए जिसको जनता पसंद नहीं करती उसके लिए भी चुनाव की आवश्यकता है। जिनको अगर जनता पसंद नहीं करती, फिर अगर मान लो जनता पसंद नहीं करती और चुनाव नहीं हो तो फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए चुनाव की आवश्यकता क्यों है? एक तो अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुनने के लिए, और एक वो जो पसंद नहीं है उस प्रतिनिधि को हटाने के लिए भी चुनाव की आवश्यकता है। उसके बाद अपने राजनीतिक प्रतिबद्धता वाले पॉइंट पढ़े। उसके बाद भारतीय चुनाव प्रणाली, इसमें प्रतिवर्ष, पहला जो पॉइंट है इसका, प्रतिवर्ष 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। प्रति 5 वर्ष बाद चुनाव करवाती है। उपचुनाव होते हैं। चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण होता है, कौन से चुनाव से कौन लड़ रहा है, ये सारी चीज़ें निर्धारण होती है। आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र होते हैं। एसटी, ओबीसी, कमजोर वर्ग, अनुसूचित जनजाति जो आते हैं उनके जो हैं उनके रिजर्वेशन कोटे वो आरक्षित होते हैं। उसके बाद मतदाता सूची का निर्माण होता है, कौन कौन मतदाता है, कौन कौन नहीं है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट पहले ही मतदाताओं की जो मतदाता मतलब जो वोट डालने वाले हैं वो एक्स मताधिकार, उनकी मतदाताओं की सूची तैयार कर ली जाती है। आपने देखा होगा बहुत सी बार चुनाव में जो नेपाल लिस्टें आती है, फोटो सहित आती है ना, वो वाली मतदाता सूची। अब अपन जहाँ से आज से पढ़ेंगे उम्मीदवारों का नामांकन, ये वाला पॉइंट चलेगा आज हमने। यहाँ तक मैंने पहले पढ़ा दिया था। आज जो है भारतीय चुनाव प्रणाली का उम्मीदवारों का नामांकन कैसे किया जाता है। हमारे देश में कोई भी मतदाता जिसकी उम्र 25 वर्ष हो या इससे अधिक हो, हमारे देश में कोई भी मतदाता जिसकी उम्र 25 वर्ष हो या इससे अधिक हो उम्मीदवार हो सकता है। कोई भी उम्मीदवार मतलब जिसकी वो मतलब कितनी उनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो वो उम्मीदवार हो सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद देखिए आप, राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं। जो भी राजनीतिक पार्टियां होती है वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती है, चुनाव लड़वाती है। जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है, जो पार्टी से होते हैं, जैसे कोई बीजेपी, कांग्रेस, आप जो भी पार्टी को, उनको चुनाव चिन्ह मिलता है। ठीक है, ये तो हुआ उम्मीदवारों का नामांकन वाला पॉइंट। अब देखिए आप, जो 7वां पॉइंट है वो है चुनाव अभियान कैसे कराती है गवर्नमेंट, चुनाव अभियान कैसे चलता है। हमारे देश में उम्मीदवारों को अंतिम सूची की घोषणा होने पर मतदान तारीख के बीच सारा जो है आमतौर पर 2 सप्ताह तक चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। जो भी चुनाव में उम्मीदवार जो भी खड़े होते हैं उनको 2 सप्ताह चुनाव प्रचार के लिए दिए जाते हैं। वो घर घर जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, सबसे वादे सब करते हैं। ये सारा चीज़ें चुनाव अभियान में होती है। उसके बाद देखिए आप, रैलियाँ निकलती है, लोग बड़े बड़े जो नेता होते हैं, जो उम्मीदवार खड़ा होता है वो बड़े बड़े भाषण देते हैं। उसके बाद अखबार, टीवी में, उनके एड चैनलों पर, अखबारों में खबरें आती है। उसके बाद देखिए आप, जो अगला पॉइंट है आपका चुनाव आचार संहिता। उम्मीदवारों का नामांकन कैसे होता है ये बता दिया, चुनाव अभियान कैसे होता है ये बता दिया। अब देखिए चुनाव आचार संहिता क्या है। आचार संहिता लगती है ना चुनाव के पहले,
अभी भी जो जैसे अपने यहाँ अभी सरपंचों के जो चुनाव हो रहे हैं तो आचार संहिता लग रही है अपने यहाँ। क्या लग रही है? आचार संहिता क्या है? अब देखो आप, हमारे देश में सभी राजनीतिक पार्टियों में चुनाव प्रचार के आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। अब इसमें उम्मीदवारों तथा पार्टियों को ये सब करने की मनाही। आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो उसमें क्या क्या करने की मना रहती है उम्मीदवारों को। ये पहला पॉइंट सुनिए आप, चुनाव प्रचार में किसी भी धर्म स्थल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चुनाव प्रचार में किसी भी धर्म स्थल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना है उम्मीदवार को। अगला, सरकारी वाहन, विमान और कर्मचारियों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं होना चाहिए। सरकारी वाहन का या विमान का कर्मचारियों के चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं होना चाहिए। उसके बाद चुनावी घोषणा के बाद किसी भी मंत्री द्वारा बड़ी योजना का शिलान्यास उद्घाटन करते हैं ना अपन किसी भी चीज़ का, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बड़े नीतिगत फैसले या लोगों का सुविधा देने के वादे आदि नहीं होने चाहिए बड़े बड़े उस टाइम पे। एक तो इसे कहते हवा में चलते रहें। उसके बाद अगला जो पॉइंट है अपना वो देखिए आप, मतदान और मतगणना। अगला जो पॉइंट है आपका मतदान और मतगणना। आगे देखिए बच्चों, अब अगला जो पॉइंट आया अपना मतदान और मतगणना। अगला जो पॉइंट है मतदान और मतगणना है। इतनी देर तक अपन ने जो पॉइंट पढ़े भारत चुनाव प्रणाली के, वो पॉइंट थे भारतीय चुनाव प्रणाली के में क्या क्या होना चाहिए। इसके लिए अपन पॉइंट पढ़ रहे थे कि भाई प्रति 5 वर्ष में चुनाव हो, उपचुनाव हो, चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण हो, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हो, मतदाता सूची का निर्माण करना, उम्मीदवारों का नामांकन और चुनाव अभियान, चुनाव आचार संहिता। और अब आया है जो आपका नवा पॉइंट है मतदान और मतगणना। इसमें क्या क्या होता है वो देखिए आप। चुनाव प्रक्रिया के अंतिम चरण है, चुनाव प्रक्रिया के अंतिम चरण है भाई। अब तो भाई सारी सभाएं होगी, सारी रैलियां होगी, सब काम हो गया उम्मीदवारों का। अब तो मतदान होना है लास्ट के दिन और मतगणना होनी है। फिर मतगणना मतलब चुनाव की वो अपने जो वोट दिए उनकी गणना करना, काउंटिंग करना। मतलब चुनाव प्रक्रिया का अंतिम चरण है ये मतदान और मतगणना। इसमें देखिए मतदाताओं द्वारा वोट देना और मतदान को जाने के बाद मतों की गिनती करना, विजयी उम्मीदवारों की घोषित करना, ये सारे लास्ट पॉइंट है। आम चुनाव में प्राय सभी निर्वाचित क्षेत्रों की मतगणना एक ही तारीख पर होती है। जो आम चुनाव होते हैं ना उनकी, जो जैसे भी सरपंचों की जो चुनाव होंगे उसी दिन मतदान हो जाएंगे और उसी दिन गणना हो जाएगी, उसी दिन गिनती हो जाएगी फटाफट, शाम को ही आपको डिक्लेयर मिल जाएंगे। उसके बाद मीडिया इसकी कवरेज पूरी विस्तार से देते हैं। मीडिया जो इसकी खबर है भाई वो जीता वो आ रहा, सब की खबर फिर वो दे देते हैं। कुछ घंटों की गिनती से ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं। कुछ घंटों के बाद ही, जैसे 5-6 बजे चुनाव खत्म हुए, मतदान खत्म हुए, उसके बाद मतगणना शुरू हो जाती है और कुछ घंटों के बाद ही पता चल जाता है कौन हारा और कौन जीता। ये सारी चीज़ें पता लग जाती है। उसके बाद देखिए ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। चुनाव जो जीता वो उसका पता लग जाता है कि भाई ये सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये भारतीय चुनाव प्रणाली के ये पॉइंट थे 9। कितने पॉइंट हैं? 9 कि प्रति 5 वर्ष में चुनाव हो। पहला पॉइंट तो ये बताया था मैंने, उपचुनाव हो जाने चाहिए और चुनावों का क्षेत्रों का निर्धारण होना चाहिए, आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र होना चाहिए, मतदाता सूची का निर्माण होना चाहिए, उसके बाद उम्मीदवारों का नामांकन होना चाहिए, चुनाव अभियान होना चाहिए, चुनाव आचार संहिता और मतदान और मतगणना। ये लास्ट पॉइंट था। अब अगला जो पॉइंट है अपना, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, तो आगे इसमें जिसका पहला पॉइंट है स्वतंत्र और ताकतवर निर्वाचन आयोग है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इन्हें न्यायपालिका का समान ही स्वतंत्रता प्राप्त है, जिसे चुनाव आयोग को न्यायपालिका जो है अपनी उसके द्वारा पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। दूसरा पॉइंट देखिए आप,
चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया में संचालन के पहलू ही हर पहलू के निर्णय लेने पड़ते हैं। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है, ठीक है ना, आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करवाता है। यह चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने के आदेश दे सकता है। उसके बाद चुनावी ड्यूटी के तैनात अधिकारी को चुनाव आयोग के अधीन कार्य करना पड़ता है। जो चुनाव आयोग है उसके अधीन काम करना पड़ता है, जो चुनाव में जिनकी ड्यूटियां लगती है, चाहे वो कोई भी हो, कौन सा भी अधिकार हो, पर उसको जो चुनाव के टाइम पे चुनाव आयोग के अधीन ही पूरे कार्यभार संभालना होता है। चुनाव आयोग सरकार और प्रशासन की उनकी गलतियों के लिए फटकार भी लगा सकता है। चुनाव आयोग इतना ताकतवर है क्योंकि उसको न्यायपालिका की तरफ से पूरी स्वतंत्रता होती है। चुनाव आयोग अगर सरकार उम्मीदवार अगर कोई गलतियां कर रहे हैं तो उसको उनको भी फटकार लगा सकती है। चुनाव धांधली की स्थिति में उस क्षेत्र में पुनः मतदान के आदेश भी दे सकता है। चुनाव आयोग को इतना ताकतवर बनाया गया है, अगर किसी चुनाव में अगर ज़्यादा कोई उम्मीदवार ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा परेशान कर रहा है लोगों को, तो वहाँ पर पुनः चुनाव भी करवा सकता है चुनाव आयोग। उसके बाद देखिए आप, चुनाव में लोगों की बढ़ती भागीदारी। अब ऐसा होता जा रहा है, आने वाले जितने भी चुनाव आते जा रहे हैं तो लोगों को चुनाव में भागीदारी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं चुनाव में। चुनाव प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक तरीका ये देखना है कि लोग इससे उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी कुछ निष्कर्ष हैं, देखिए अब भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब और निरक्षर कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। दूसरा है, भारत में मतदान का स्तर स्थिर रहा है या ऊपर गया है। भारत में पूर्व मतदान की संख्या 55% या 62% ही रह जाती थी। पहले क्या होता था, मतदान केवल 62%, कोई किसी में 52% यहाँ तक रह जाता है। और आजकल जो वर्तमान पीढ़ी में है वो 70% तक या 80% तक चुनाव हो जाते हैं। उसके बाद देखिए अब आप, चुनाव के नतीजे, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के परिणाम। अधिक धनी उम्मीदवारों की स्थिति दूसरों की तुलना में ज़्यादा मजबूत रहती है, ये आपने देखा होगा। अधिक धनी जो अमीर लोग रहते हैं उनकी स्थिति अधिक मजबूत रहती है। उसके बाद देखिए आप, देश में कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंधों वाले उम्मीदवारों को बड़ी पार्टियां टिकट पाने में सफल होने लगे। जो उम्मीदवार जो बदमाश रहते हैं उनको पार्टियां बहुत आगे बढ़ चढ़कर भाग ले लेती है या उनको अपने पास अपने शामिल कर लेती है अपन में। उसके बाद देखिए, अलग अलग पार्टियों के कुछ एक परिवार का जोर और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। कुछ अगर किसी परिवार में से कोई राजनेता बड़े पद पर है या कुछ बड़ी जान पहचान है तो उनको उन उम्मीदवारों को टिकट जल्दी पाने या जल्दी टिकट मिल जाता है। दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार कमोबेश एक से होते हैं। मतदाता के समक्ष ढंग के विकल्प का अभाव होता है। छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के अन्य कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है। जो निर्दलीय होते हैं बेचारी, उनको बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। और छोटे जो दल होते हैं, छोटी जो पार्टियां होती हैं, उनको भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो इसलिए भारत में लोकतांत्रिक और भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। ये जो आपका लेसन है चुनावी राजनीति, इसमें अपन ने सारा अध्ययन किया। चुनाव की आवश्यकता क्यों है, चुनाव से क्या तात्पर्य है और भारतीय चुनाव प्रणाली कैसी है और भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, इन सब के बारे में अपन ने अध्ययन किया। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है आपको घर पे कर लेना है। धन्यवाद।